कि सर पे टोपी है, मत कहो कि सर पे टोपी है, कहो सर पे हमारे ताज है, कहो सर पे हमारे ताज है, ये चमन हमारा अपना है। समाज है ये चमन हमारा अपना है, इस देश पे अपना राज है, मत कहो कि सर पे टोपी है, कहो सर पे हमारे ताज है, ये चमन हमारा अपना है। एनआरओ एनआरई रेजिडेंशियल अकाउंट, ये क्या चीजें होती हैं ये आपको समझाने की जरूरत है। उसका टैक्सेशन जो है एक डिफरेंट वे से होता है। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि इंडिया में इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 है, जिसका सेक्शन 6 कहता है कि आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। एक रेजिडेंशियल होते हैं, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होते हैं एंड नॉन रेजिडेंट होते हैं। जो रेजिडेंट होते हैं उनकी पूरी वर्ल्ड इनकम, जो कहीं से भी आप इनकम अगर अर्न करेंगे तो आपको इंडिया में उस पर टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन रेजिडेंट्स के लिए टैक्सेशन जो है उसकी थोड़ा लेवल कम होता है और बेनिफिट जो मिलेंगे वो रेजिडेंट्स को मिलेंगे। एक होता है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, उसमें बड़ी टेक्निकल चीजें हैं। मैंने चूंकि इनकम टैक्स एक्ट पढ़ाया है और मैं उस पर भी कभी आपको डिटेल में बताऊंगा कि उसकी 10 साल की स्टडी होती है फॉर द लास्ट 10 years व्हेन यू आर फाइलिंग योर रिटर्न, हाउ मच यू हैव स्टेड इन इंडिया। अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो उसके लिए टैक्स लायबिलिटी आपकी डिफरेंट होगी। अगर नॉन रेजिडेंट बनते हैं तो नॉन रेजिडेंट में आपको सिर्फ जो आपने इनकम इंडिया में कमाई है उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। ये एक बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है जिसके समझने के लिए बहुत समय लगता है। आज एक थोड़ी सी भूमिका जो है वो बनाई है और इसको धीरे धीरे समझेंगे। कुछ आपको अभी समझ आएगा, कुछ आपको थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत लिख के लाए हैं, बहुत इन्होंने भी लिखा है, इन्होंने भी लिखा है, बहुत रिसर्च की है और मैं बहुत एंजॉय कर रहा था क्योंकि ये एक बहुत टेक्निकल है। तो मुझे आप बिल्कुल डिसहार्टन ना हो। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई है तो बड़े इत्मीनान से, लेकिन आप किसी के हाथों पड़ जाएं सीए के या एडवोकेट के या बहुत ऐसे चक्कर हैं कि साहब ठीक है मैं आपका हवाला से भेज दूंगा, आपको ऐसे भेजने की क्या जरूरत है, मैं हवाला से भेज दूंगा और पैसा भी गोवा बैठे। जब आपका, अब वो बहन जी पूछ रही है हवाला क्या होता है। नंबर 2 का पैसा, हवाला बताइए। नंबर 2 आपको इसके बारे में फिर काफी लेक्चर चाहिए।
जो और दूसरी बात ये है कि जब आप एनआरओ एनआरई बन जाते हैं, वहां पर डिक्लेयर करते हैं कि मेरे पास कैनेडियन पासपोर्ट है, मेरा वहां रेजिडेंशियल स्टेटस नहीं है और मैं अकाउंट ये खोलना चाहता हूं, तो आपका टैक्स जो है रेजिडेंट्स का डिफरेंट तरीके से लगता है और यहाँ एड वलोरम 30% टैक्स आपका काट लिया जाएगा। एड वलोरम आपको, चूंकि आप बाहर के हैं तो 30% आपको टैक्स देना पड़ जाएगा हर डील के ऊपर। इसीलिए कहते हैं कि जब आपने मकान बेचना है, प्रॉपर्टी बेचनी है, तो इंडियन रह के आप मकान बेचिएगा, उसमें आपको टैक्स रिबेट मिल जाएगा रेजिडेंट्स वाला। अगर आप एनआरओ एनआरई का टैक्स पे करेंगे तो एड वलोरम 30% है। बहुत टेक्निकल है। आज जितना आपको समझ आया है, मैं ये चाहता हूं कि आप उतना थोड़ा और क्लैरिफिकेशन कर देंगे, थोड़ी देर के लिए और डिस्कशन हो जाएगी, फिर आपके जो पर्सनल क्वेश्चंस हैं, मैं फिर भी आपसे ये कह रहा हूं कि कृपया आप इसको फाइनल लेक्चर मत समझिएगा, फाइनल टॉक मत समझिएगा। जितनी समझ आई उतना अच्छा है, बाकी क्लैरिफिकेशन बाद में होगी। मुझे पता है बीर साहब बैंक में काम किया, इनको सब समझ आ रही थी, सब देख रहे थे, सब पॉइंट आउट कर रहे थे। जो बैंकिंग में है या जिनको इसकी तरीका पता है, मल्होत्रा साहब समझ रहे थे और वो सिर हिला रहे थे, मैं सब समझ रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने इनकम टैक्स एक्ट भी पढ़ाया है, सेक्शन 6 भी पढ़ाया है, लायबिलिटी क्या होती है वो भी पढ़ाई है, कैसे हम इनकम टैक्स लगाते हैं, कैसे इम्पोज करते हैं, कितना टैक्स होता है। तो ये हर साल फाइनेंस एक्ट होता है। तो जितना मैं कहूँगा कि और आप इनसे दोनों से जो थोड़ी बहुत क्लैरिफिकेशन लेना चाहें ले लीजिए। डॉक्टर साहब, वर्मा जी को हैव अ क्वेश्चन। जी, पावस वर्मा जी आइए। यहाँ रहकर आप आइए जी। ये कहते हैं कि यहाँ रह के आप NRO और NRI का अकाउंट खोल सकते हैं कि नहीं खोल सकते? कह रहे हैं खोल सकते हैं। ये फोटो देखिए, एक रिकेश जी ने और बहुत अच्छी बात बताई। आप कहते हैं जी आधार कार्ड, NRI और NRO के लिए कोई आधार कार्ड की जरूरत नहीं है। दूसरा, मास्टर जी को इन्होंने बहुत बार मेरे से पूछा कि डॉक्टर साहब मैं आपका आधार कार्ड है? मैंने कहा हाँ मेरा आधार कार्ड है, क्योंकि मैं तो वहां रहता रहा हूं, मेरे पास है। कल मेरा बनवा दीजिए। उसके लिए इंडियन रेजिडेंट होना जरूरी है, आपका वहां रेजिडेंस होना चाहिए, लोकल एड्रेस होना चाहिए, कोई आईडी होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि आधार कार्ड ये नहीं कि गए और अपना बनवा लिया, हालांकि ये काम उन्होंने प्राइवेट एजेंसी को भी दे दिया है। वहां पर 3 महीने रहने के बाद आप एलिजिबल होते हैं। बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसको कंप्लाई विद करके आप आधार कार्ड, लेकिन NRI और NRO के लिए आधार कार्ड की जरूरत नहीं है। अगर OCI किसी के पास है, OCI अगर किसी के पास है, उसको आधार कार्ड भी चाहिए और पैन नंबर भी चाहिए, और उसके पूरे बेनिफिट जो हैं वो OCI पर उनको मिलते हैं। माइक से ऊंचा करके चलिए। अटेंशन प्लीज। अभी जैसे हम बात कर रहे थे, राकेश जी ने भी बताया, सबरवाल साहब ने भी बताया, जो NRI जिनके पास OCI, अब पहले तो PI होता था, अब OCI कार्ड्स हैं, जिनके पास OCI कार्ड हैं, they can open all type of accounts with Indian banks also। और उसमें जो है वो जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं। जो NRI जिनके पास OCI कार्ड है
कैन ओपन द रेजिडेंशियल जो रेजिडेंट अकाउंट, दूसरा वो जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं अपने किसी बेटे के साथ या किसी के साथ, लेकिन उसमें कंडीशन एक ही होगी, दैट अमाउंट विल बी पेएबल टू फार्मर और सर्वाइवर। जो पैसा है वो फार्मर को ही, फार्मर मींस द पर्सन हु इज होल्डिंग द ओसीआई कार्ड। तो पहले पैसा जो है वो उसी को मिलेगा, क्योंकि बैंक में बहुत कंडीशंस है, ईआरएस है, एफएस है, काफी है, आइदर आर सर्वाइवर होता है जो इंडियंस में चलता है। तो इसमें जो है ओसीआई वालों में ये कंडीशन है, जॉइंट अकाउंट भी आप खोलिए लेकिन उसमें पैसा जो है उसमें ये होगा फार्मर और सर्वाइवर। यस प्लीज। हाँ जी, मैं पिछले साल अभी 25 अक्टूबर को मैं अभी कनाडा आया इंडिया से, और इंडिया में आने के पहले 1 महीना पहले मैंने बैंक से परमिशन मांगी कि भाई मुझे कनाडा में पैसा भेजना है। तो उन्होंने कहा कि भाई मेडिकल या एजुकेशन या किस लिए, तो मैंने कहा कि मैं अपनी लड़की को भेजना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप जो है एक साथ $9,000 से ज़्यादा नहीं भेज सकते हो। अगर आप कनाडा में आपकी लड़की है, और अगर आपकी यूएसए में लड़की है तो आप $7,500 से ऊपर नहीं भेज सकते हो। तो उस हिसाब से मैंने अपनी लड़की को $9,000 कैनेडियन डॉलर और दामाद को $9,000 कैनेडियन डॉलर भेजे। तो मेरा उसमें 1,800 रुपये उन्होंने बैंक वालों ने काटे। फिर 1 महीने बाद फिर मैंने अप्लाई किया, फिर मैंने भेजा 9,000। तो बैंक ने TCS बोल के 40,000 रुपये मेरे काटे। तो मैं पूछा भाई ये 40,000 आपने किस लिए काटे? तो कहा नहीं, वो टैक्स कलेक्शन एट सोर्स है, वो आप जब इनकम टैक्स फाइल करोगे और आपका अगर रिजनेबल रहेगा तो आपको वो रिफंड मिल जाएगा। तो मैंने कनाडा के अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया, तो वो 40,000 रुपये मेरे बैंक अकाउंट में वापस जमा हो गए। और अभी मेरे पास में इंडिया गवर्नमेंट का सर्कुलर आया, अभी 10 दिन हुए होंगे, कि भाई 15 अक्टूबर से उनका नया नियम हुआ है कि आप 1 साल में 7 लाख रुपए से ऊपर ज़्यादा फॉरेन नहीं भेज सकते हो। अगर वो मेडिकल हो, एजुकेशन हो, तब बात अलग है। अदरवाइज यू कैन नॉट सेंड मोर देन 7 लाख रुपीज एट ए टाइम फ्रॉम इंडिया टू अब्रोड इन ए फिस्कल ईयर। तो मैं वही पूछना चाहता था कि भाई ये जो अभी मैं तो अब 1 साल नहीं भेज सकता हूँ, तो इसलिए मैं पूछा कि इसमें क्या लिमिट होती है? ये जो लिमिट है 7 लाख की लिमिट है, उसके ऊपर TCS। सर मैं उसी पॉइंट पे आऊँगा। जैसे इन्होंने बताया कि कैनेडियन डॉलर्स हम इतना भेज सकते हैं, US डॉलर इतना भेज सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट जो इंडियन करेंसी के हिसाब से दैट अमाउंट इज 7 लाख रुपीज। तो अगर आपने बच्चे को एजुकेशन के लिए भेजना है तो 7 लाख तक तो 0.5% जो है वो TCS कटेगा। उसके ऊपर जैसे इन्होंने कहा कि मैंने वो लिमिट क्रॉस कर ली, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप ज़्यादा अमाउंट भेजना चाहते हैं, सपोज आपने इन्हें 7 लाख भेज दिया, वो इन्होंने उस पर बिना वो TCS 5%, एंड ऑल दैट अमाउंट विल गो टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और जब आप रिटर्न फाइल करेंगे देन यू हैव टू क्लेम दैट रिफंड। एनी मोर क्वेश्चन प्लीज? जिसके पास कैनेडियन सिटीजनशिप है और OCI भी है, वो कौन सा अकाउंट खोल सकते हैं इंडिया? हाँ, क्यों नहीं खोल सकते? मैंने अभी वही बताया ना कि OCI रेजिडेंट अकाउंट भी खोल सकते हैं, ऑर्डिनरी सेविंग बैंक अकाउंट। वो तो सबका होता ही है, वो बंद करा के। सर वो खुला था आपका इंडियन डॉक्यूमेंट्स के बेस पे। अब जब आप खोलेंगे वो OCI कार्ड के बेस पे, आपके पासपोर्ट के बेस पे खुलेगा। और जैसे मैंने अभी भी बताया कि उसको आप जॉइंट भी खोल सकते हैं विद फार्मर और सर्वाइवर। जी, मैं थोड़ा सा यहाँ फिर फुटनोट लगा दूंगा अपना। रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए एक प्रोविजन ये होती है सेक्शन 6 में,
जो आपका टैक्स फाइल करने वाला जो ईयर है उससे 4 साल पहले आप अगर 4 सालों में 1 साल इंडिया में रहे हों और जब जिसमें टैक्स फाइल कर रहे हैं उसमें 1 महीने इंडिया गए हों तो आप रेजिडेंट कंसीडर होंगे। 1 महीने 30 दिन के बेसिस के ऊपर। देयर आर डिफरेंट। मैं ये कह रहा हूं ना कि वो हमारी लीगल प्रोविजंस होती हैं। इन्होंने बड़ा क्लियर कह दिया एक जनरल रूल जिनका OCI है उसका क्या मतलब होता है। आपसे पहले 3 जनरेशन्स में आपके बुजुर्ग या आप इंडिया में रहे हैं, आप इंडिया के रेजिडेंट हैं। आजकल आप रेजिडेंट है कि नहीं वो उसमें डिसाइड करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि OCI मींस ओवरसीज सिटीजन। हालांकि ये सिटीजन ऑफ इंडिया कर दिया। हमारे सेक्शन आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑफ 1950 में डबल सिटीजनशिप की कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप। आइदर यू कैन बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया और यू कैन बी ए सिटीजन ऑफ कनाडा। जब आपने कनाडा की ले ली तो इंडिया की छोड़ दी। यहां पर डबल्स, लेकिन एक उन्होंने अलाउ कर दिया कि बार बार जाके आप वीजा ले इंडिया जाने के लिए, तो उन्होंने आपको परमानेंट वीजा दे दिया जब तक कि आपका कैनेडियन पासपोर्ट चलेगा। जब आप अपना कैनेडियन पासपोर्ट रिन्यू करवाएंगे तो OCI कार्ड भी आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा। सिर्फ OCI का ये फायदा है कि आपको हर बार इंडिया जाने के लिए वीजा लेने की जरूरत नहीं है, वो परमानेंट वीजा है और फैसिलिटीज हैं वो लीगल है। अब ये जो इन्होंने बातें की है इसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन हो तो आप ले सकते हैं। I want to clarify. ये आपको ये पता होना चाहिए कि सिटीजनशिप ऑफ एनी कंट्री लाइक कनाडा और इंडिया, इट डजंट मैटर फॉर द टैक्स पर्पज और फाइनेंशियल मैटर। इंडिया गवर्नमेंट में भी यही है और कनाडा गवर्नमेंट में भी यही है। वो सिटीजनशिप कभी नहीं पूछते, वो सोचते आपकी इंटेंशन क्या है और आपका रेजिडेंस कहाँ पे है। सपोज मैंने एग्जांपल दी अपनी, मेरे पास कैनेडियन सिटीजनशिप थी, मेरे को इंडिया में जॉब मिली। जब मैं इंडिया गया 4 साल के लिए तो डे आई अराइव्ड, उस दिन से मैं रेजिडेंट बन गया वहाँ का। तो आई कैन ओपन रेजिडेंट अकाउंट। मेरे पास OCI भी था, मेरे पास कैनेडियन सिटीजनशिप भी थी और यही रूल रिवर्स जो है कनाडा में एप्लीकेबल है। तो ये तो चलो मान लिया अलग चीज़ होगी, लेकिन आजकल इंडिया में और कनाडा में दोनों जगह पे आपको जब भी आप बैंक अकाउंट खोलते हो आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है एज पर द न्यू रूल्स कि आप किसी और कंट्री के रेजिडेंट तो नहीं हो और किसी कंट्री के रेजिडेंट यदि आप पास में रहे हो या अभी हो तो वहाँ का टैक्स डिटेल वो मांगते हैं। मतलब यहाँ पे कनाडा में यदि अकाउंट खोलने जा रहे हो आप तो आपसे एक क्वेश्चन किया जाएगा कि आपका कहीं दूसरी कंट्री में तो आप टैक्स फाइल नहीं कर रहे। जैसे मेरे केस में मैं कनाडा में रहता हूँ, मैं कनाडा सिटीजन हूँ, कनाडा का टैक्स फाइल कर रहा हूँ, लेकिन जब वो फॉर्म भरते हैं उसमें लिखना पड़ेगा कि आप इंडिया में टैक्स फाइल कर रहे हो तो उसका पैन नंबर दो। इसीलिए इंडिया में भी ये रूल बना हुआ है कि इंडिया में जब आप अकाउंट खोलते हो या पुराना अकाउंट है वो एक सर्टिफिकेशन आपसे लेंगे वो कि आप यदि कनाडा में रहते हो तो कनाडा में आप टैक्स फाइल कर रहे हो तो कनाडा का भी सिन नंबर दे दो। अब क्या हो रहा है कि बोथ द गवर्नमेंट्स मोर देन 100 कंट्रीज दे हैव साइंड फटका एग्रीमेंट, जिसे फटका इट इज कॉल्ड। सो उसमें सारी आपकी जो इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द ट्रांजेक्शन्स वो एक दूसरी कंट्री आपसे शेयर कर सकती है। वो कर रही है कि नहीं कर रही है ये मालूम नहीं है, लेकिन ये कर सकती हैं। तो अभी जो आप जो इंडिया में जो रेंटल इनकम आप शो करोगे, रेंटल वहाँ पर रेंट ले रहे हो हम इंडिया में और वहाँ पर इंडिया में टैक्स फाइल कर रहे हो, वो इनकम आपको कैनेडियन रिटर्न में भी आपको शो करनी पड़ेगी। यदि आप नहीं शो करोगे तो हो सकता है 5 साल के बाद एक लेटर आ सकता है CR से कि आपने ये इनकम शो करनी करी। सिमिलरली आप प्रॉपर्टी सेल करते हो इंडिया में तो इंडिया में जब आप सेल करने जा रहे हो NRO में पैसा जाएगा आपका, तो वहाँ पर भी सर्टिफिकेशन में वो पूछता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कि आप कौन सी कंट्री के रेजिडेंट हो। अब आप कहोगे हम कनाडा के रेजिडेंट हैं, आप सिन नंबर में आएगा वो आपसे। अभी नहीं दोगे तो वो फ्यूचर में कभी भी वो उनको इनकम टैक्स को मालूम पड़ेगा तो दे कैन टेक एक्शन अगेंस्ट यू। और कैनेडियन गवर्नमेंट तो अपना अलग से एक्शन लेगी यदि आपने नहीं उनको बताया। और जो फंड ट्रांसफर की जो बात है
$10,000 पर मंथ पर डे यदि आप कनाडा में ट्रांसफ़र करते हो तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन CRA को नहीं जाती। लेकिन आपने सडनली आपने $100,000 आपके अकाउंट में आ गए तो ये बैंक विल इमीडिएटली सेंड द इन्फॉर्मेशन टू CRA। तो आपको ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी कि आपको CRA में भी आपको शो करना है कि आपका पैसा आया फॉरेन से आपका। ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। रेजिडेंट स्टेटस की मैंने क्लैरिफाई कर दिया, दोनों की क्लैरिफाई कर। हाँ जी खन्ना साहब। डॉक्टर साहब को पता है कि लास्ट 15-20 years I've been talking to him. I have some money, quite a bit of money lying in Delhi. I sold the property about 20 years ago, 2004. I've not been back there, but I want the full guidance to bring my money over here. I have a British passport and I have a Canadian passport. I don't have a Indian passport. So I need a full guidance. You can find it. You can meet the US separately, no problem. ये जो आपका सवाल है इसके लिए हम दोनों बैठेंगे और मैं आपका ये मसला हल कर दूंगा। खन्ना साहब का भी मसला हल जरूर करना है। Not possible. Not possible. Not possible. ओके, सो थोड़ी सी और क्लैरिफिकेशन। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपका जो रेजिडेंट अकाउंट है उसमें तो इनकम टैक्स जो है वो स्लैब के हिसाब से कटेंगे कि पहले 3,000 पे कुछ नहीं है, उसके बाद चलिए बंद कर। मेरे ख्याल में अब इस टॉपिक को आज के लिए बंद किया जाए और फिर कभी हम अगर सब्रवाल साहब ने मौका दिया तो इसमें हम डिस्कस करेंगे। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो आपके सवाल हों वो प्लीज़ लिख के लाइएगा ताकि हम मसले हल कर सकें। जी, खन्ना साहब का केस मेरे पास आया था। मैं फिर कभी डिस्कस करूंगा। मुझे पूरे फैक्ट्स हैं इनके जितने भी है। कमला मार्केट में, कमला नगर में वहाँ पर कैंपस के पास इनका वो मकान था एंसेस्ट्रल, जो इन्होंने बेच दिया। अब इनके 6-7 भाई हैं जिसमें अभी फिलहाल एक की डेथ हुई थी पीछे। तो वो मैं सारे फैक्ट्स जानता हूँ, मैं उसको सॉल्व नहीं कर पाया। खैर इनके पास का नहीं है, वो मैं पता है इनका तो मैं ही करूँगा। जी, खन्ना साहब का केस मेरे पास रहने दीजिए। देखिए धीर साहब, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है, वो मैं जानता हूँ। अब पक्की बात है। जी, मुझे अच्छा लगा कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप लोगों ने इसको सुना, थोड़ा सा आपको समझ आया, काफी हद तक समझ में नहीं आया, लेकिन बहुत अच्छा। देखिए ऐसे है जी, ऐसे है कि जिनको इस टॉपिक के साथ कनेक्टेड हैं उनको तो बहुत अच्छी तरह समझ आया कि कितना पैसा कब भेज सकते हैं, 7 लाख का क्या होता है, कि ये जितनी वहाँ कैलकुलेशन होती है वो US डॉलर्स में होती है, वहाँ कैनेडियन और किसी और डॉलर में नहीं। वो कहते हैं कि 5,000 US डॉलर आप भेज सकते हैं इतने, और उसका जो कैनेडियन होता है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे मेडिकल का उन्होंने बताया, मेडिकल के लिए उन्होंने 20,000 की पावर उन्होंने बैंक को दे रखी है। क्या पहले क्या होता था कि अगर किसी को $100 भी भेजने होते थे तो रिजर्व बैंक में पूछा जाता था कि जी फॉरेन करेंसी मांग रहे हैं $100। अब उन्होंने कह दिया कि 10,000 भेज दीजिए, 20,000 भेज दीजिए, 25,000 भेज दीजिए, इतना पैसा भेज दीजिए। उन्होंने कहा हमारे से पूछने की जरूरत नहीं, उन्होंने डेलीगेट कर दी रिजर्व बैंक ने अपनी पावर, क्योंकि सारी फॉरेन एक्सचेंज करेंसी को रेगुलेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। लेकिन उन्होंने बैंकों को एथोराइज कर दिया
कि भाई आपके मैनेजर और सारे बैंक जो हैं वो फॉरेन एक्सचेंज को डील नहीं करते, उनका कोई हेड ऑफिस या कोई एक ऑफिस जो है फॉरेन करेंसी को डील करता है, तो वो आपके कागज उनको भेज देंगे। ये बहुत लंबा टॉपिक है, किसी दिन डिस्कस करेंगे, बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपने बहुत योगदान दिया, अब आपको भूख लग गई होगी तो अभी रिफ्रेशमेंट जो है वो आपको सर्व करेंगे। आज की रिफ्रेशमेंट हमारी मोहतरमा शीबा अजीज की तरफ से है, जिनका कल बर्थडे है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप दोनों का, बहुत अच्छा लगा। और ये मत कहो कि सर पे टोपी है, कहो सर पे हमारे